हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम बजाज है। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये अपना चैप्टर 2 है, जो सेक्शन 7 के बाद हम आगे बढ़े हैं। सेक्शन 7 जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था, उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है। आप सबके जो भी मेरे को रेस्पॉन्स मिले हैं, मतलब आई मीन टू से कि ज़्यादातर मेरे को पॉजिटिव ही मिले हैं आप लोग के। तो अभी हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड चैप्टर है, उसमें हम सेक्शन 8 और सेक्शन 10 हम दो सेक्शन को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो आई होप कि यू विल लाइक दैट एंड आप अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए इस पर। और ये इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इंटीमेशन आ जाए। वो सब उस पर बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है टैक्स लायबिलिटी इन द केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। सेक्शन 8 डील करता है इन सिचुएशन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जानते हैं कि ये कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का इश्यू आया क्यों जीएसटी में। दोस्तों, क्या है कि वेट के रिजीम में बहुत दिक्कत होती थी, और सर्विस टैक्स के रिजीम में भी कंपोजिट और मिक्स सप्लाई पे। पहले हम इनकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं, फिर देखते हैं कि वेट में क्या दिक्कत थी, और अब जीएसटी में उसका क्या सॉल्यूशन इटसेल्फ एक्ट में गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवा दिया है। तो सेक्शन 8 बोलता है द लायबिलिटी ऑन द कंपोजिट और मिक्स सप्लाई शेल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब सेक्शन ये इटसेल्फ स्पेसिफाई कर देता है कि कैसे क्या करना है आपको। कंपोजिट सप्लाई क्या होगी? ए कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाई, वन ऑफ विच ए प्रिंसिपल सप्लाई एंड शैल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंपोजिट सप्लाई उसको बोलेंगे जहां दो या दो से ज्यादा सप्लाई है कोई चीज की, बट एक सप्लाई मेन है, दूसरी उसकी पैरेलल है, उसके वजह से है। फॉर एग्जाम्पल, अपन सिंपल लैंग्वेज में समझे कि एक दुकानदार है, वो टीवी बेचता है, तो साथ में टीवी का कवर भी बेचेगा। फ्रीज बेचता है, उसके साथ कवर भी बेचेगा। तो उसमें से जो टीवी है वो हो गई प्रिंसिपल सप्लाई, ठीक है, और कवर हो गया कंपोजिट सप्लाई। मतलब जहां दो आइटम बेच रहा है, एक के बिना पहले के बिना दूसरे की वैल्यू नहीं के बराबर है, तो वो कंपोजिट सप्लाई आएगी। और कंपोजिट सप्लाई में जो टैक्स की रेट लगेगी वो लगेगी मेन सप्लाई की। जैसे अगर टीवी पे आपका टैक्स 12% है और कवर पे 28% है, अगर अलग से बेचा जाए, बट इसमें 12% लगेगा कवर पे भी टैक्स, क्योंकि जो दुकानदार है वो उसकी टीवी की दुकान है, ना कि कवर की। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंपोजिट सप्लाई। नेक्स्ट हुआ मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या होता है? ए मिक्स सप्लाई कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाईज शेल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई विच अट्रैक्ट द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। मिक्स सप्लाई क्या है? मिक्स सप्लाई ये है कि कोई व्यापारी या कोई सप्लायर दो या दो से ज्यादा आइटम को मिला के बेचे, पर जिसमें से उन दोनों की अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग उनको मार्केट में बेच सकते हैं, और वो उसका काम है, तो उस पे टैक्स रेट लगेगा, वो लगेगा हाईएस्ट पे। इसका अगर हम सिंपल एग्जांपल देखें तो दिवाली में डब्बी का चलन होता है अपने इंडिया में हर जगह पे। तो डब्बी में काजू भी आता है, किशमिश भी आता है, ड्राई फ्रूट भी आता है, और चॉकलेट भी आती है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सिंस की ये सारे अलग अलग चीजें हैं, और मार्केट में हर आदमी इनको साथ में नहीं बेचता, जनरल प्रिंसिपल है। तो जिस चीज पे सबसे ज्यादा टैक्स होगा वो टोटल पे लग जाएगा। जैसे अगर काजू पे 28 है और बाकी चीजों पे किसी पे 18 है या किसी पे 5 है, बट उस पे टैक्स लगेगा 28%। क्यों? क्योंकि मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट स्लैब रेट में टैक्स लगेगा। तो आई होप कि आपको ये कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझने आ गया होगा। ये सेक्शन क्या करता है? ये चार्जिंग सेक्शन है 8। ये बताता है कि कंपोजिट सप्लाई में टैक्स लगेगा प्रिंसिपल सप्लाई का, और मिक्स सप्लाई में केस लगेगा हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स का, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन चैप्टर पे, वो है कंपोजिशन स्कीम। सेक्शन 10
कंपोजिशन स्कीम के बारे में बहुत सारे लोग मेरे को क्वेरी करते हैं। जो आप लोग अगर ये वीडियो और ये सारे कॉन्सेप्ट ध्यान से देखोगे तो आई थिंक कि आपकी 50% से ज़्यादा कंपोजिट स्कीम या कंपोजिट लेवी की क्वेरी है वो आप ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगी, क्योंकि सेक्शन में ज़्यादातर चीज़ें एकदम स्पष्ट लिखी हुई है। बस अपने को सेक्शन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 उस पर अपन चलते हैं। वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है नाउ विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन दैट एक्ट। इसका इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ये सेक्शन 10 सारे एक्ट को ओवरराइड कर लेगा। मतलब सेक्शन 39 में बोला है कि आपको मंथली रिटर्न भरनी है, या सेक्शन 22 में बोला है आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये सबसे ऊपर है। सेक्शन 8 में बोला हुआ है, 7 में बोला हुआ है कि आपको सप्लाई कब होगी, 8, 15 सबसे ऊपर है ये। तो ये क्या बोलता है आगे एक्ट के बाद कि बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 9(3) और 9(4)। इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्शन 9(3) और 9(4) सेक्शन 10 में भी अप्लाई होंगे। 9(3) और 9(4) रूल करते हैं आरसीएम को, मतलब जहाँ पे कंपोजिशन लेवी है वहां पे आरसीएम भी लगेगा। तो पहली क्वेरी का आपका रिजोल्यूशन हो गया कि आरसीएम लगता है क्या कंपोजिशन में? तो हाँ लगता है, ये एक्ट ने ही बोला हुआ है स्पेसिफिकली, क्योंकि ये बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? उसके आगे लिखा हुआ है ए रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये देखिए सेक्शन 10 की एलिजिबिलिटी डिराइव्ड होती है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से, कि लास्ट ईयर में क्या टर्नओवर था, उसके बेसिस पे सेक्शन 10 के लिए वो बंदा एलिजिबल है या नहीं, वो सारा कैलकुलेट होगा। इस साल के नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसी ने इसी साल ही रजिस्ट्रेशन करवाया तो फिर प्रीसीडिंग ईयर तो भी 0 हो जाएगा सप्लाई, तो उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे ये क्या लिखता है कि प्रीसीडिंग ईयर डिड नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज में ऑप टू पे। एक्ट बोलता है 50 लाख। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे कि यह कम ज्यादा कैसे किया गया है। पहले यहाँ पे वर्ड था इन ल्यू ऑफ द टैक्स पेबल टू हिम ऑन कैलकुलेटेड एट सच रेट। यह जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 में ये वर्ड डिलीट कर दिया गया था, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया है इसको। इसकी जगह क्या वर्ड यूज दिया गया था? इन ल्यू ऑफ द टैक्स पेबल बाय हिम अंडर सब सेक्शन 9(1). ठीक है, 9(1) किस में डील करता है? 9(1) बोलता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द जीएसटी। इसका मतलब क्या हुआ कि 9(1) को इन्होंने लिंक कर दिया सेक्शन 10 से, कि 9(1) में जो डाला हुआ है वो ठीक है अपनी जगह है, बट जब सेक्शन 10(1) का कैलकुलेशन होगा तो 9(1) में सेक्शन 10(1) माना जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन है आई नो, बट आगे अपने क्लियर हो जाएगा। फिर ये आगे लिखता है एन अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड एज सच रेट एज में बी प्रिस्क्राइब बट नॉट एक्सीड। मतलब ये मैक्सिमम कैप दे दी है, बाकी इस पे एक्चुअल में क्या होगा वो रूल स्पेसिफाई करेंगे। एज में भी प्रिस्क्राइब का मतलब व्हाट इज रिटन इन द रूल। तो ये क्या बोलता है कि मैक्सिमम रेट क्या होगी? 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर के केस में 1% लगेगा। यहाँ पे 1% का मतलब है 2%। 1% सीजीएसटी का, 1% एसजीएसटी का। आईजीएसटी इस पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो सेक्शन 10(2) से आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड बी क्या बोलता है? 2.5% ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट और टर्नओवर इन विच in the category of the person engaged in making supplies refer to clause B of paragraph 6 of schedule 2। schedule 2 क्या बोलता है? schedule 2 डील करता है supply of goods being food and other article for human consumption other than liquor। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ये रेस्टोरेंट पे अप्लाई है। 2.5% रेस्टोरेंट पे अप्लाई है सीजीएसटी में, 2.5% एसजीएसटी, मतलब 5% ये मैक्सिमम केप है। मैंने बोला है पहले ही नॉट एक्सीड वर्ड यूज हुआ है, मतलब ये मैक्सिमम केप दी है एक्ट ने।
तो एक्ट रूल कभी एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकते, नोटिफिकेशन सर्कुलर कोई भी नहीं कर सकता। तो रूल हमें इसमें बताएगा जो सीजीएसटी रूल है 327 जो कंपोजिशन में डील करते हैं कि किस पे कितना लगेगा। फिर नेक्स्ट है सी 10(1)(c, वो क्या बोलता है 0.5% इन द केस ऑफ टर्नओवर और इन द स्टेट और टर्नओवर इन द यूनियन टेरिटरी इन द केस ऑफ अदर सप्लाई सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब आधा %। नेक्स्ट प्रोवाइडेड, फर्स्ट प्रोविजन ये इंसर्ट किया गया था, नहीं सॉरी नीचे वाला किया गया था, ये उस टाइम में था, पहले से ही था। प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन इंक्रीज द सेड लिमिट ऑफ 50 लाख टू द सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीड, पहले था 1 करोड़, ये चेंज करके कर दिया गया था 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ ये चेंज किस लिए किया गया, क्योंकि जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और इनकी मैक्सिमम जो अपर लिमिट थी वो 1.5 करोड़ करनी पे थी, तो इसलिए चेंज करके 1.5 करोड़ कर दिया गया था, ताकि कोई कल को ये ना बोल सके कि भैया एक्ट बोलता है 1 करोड़ आपने 1.5 करोड़ कैसे दे दिया, क्योंकि कोर्ट में तो लोग कोई भी बात पे चले जाते हैं। तो इसी चीज को ओवरराइड करने के लिए अमेंडमेंट एक्ट में ये चेंजिंग किया गया। सेकंड प्रोविजन ये इंसर्ट किया गया था सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 में। ये क्या बोलता है, ये बोलता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन हु ऑप्ट टू पे अंडर सब क्लोज 1 सब क्लोज ए बी सी, मतलब ऊपर वाले ए बी सी तीनों में सप्लाई सर्विस अदर देन दोज रेफर्ड इन क्लोज बी शेड्यूल 6 ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर ऑफ 5 लाख विच एवर इज हायर। ये एक्चुअल में दिक्कत हुई थी 2017 में जब जीएसटी आया था, उसके बाद से हुआ क्या, फॉर एग्जांपल एक मोबाइल की दुकानदार है, ठीक है, वो कंपोजिशन स्कीम में है। अब उसके पास कोई बंदा आया मोबाइल रिपेयर करवाने, तो रिपेयर करना सर्विस भी है। तो अब वो क्या रहा था कि किसी ने मोबाइल रिपेयर के लिए दिया, तो अब डीलर उसको मना कर देता, बोला भैया अगर मैंने तेरा मोबाइल रिपेयर करके दे दिया तो मैं तो कंपोजिशन से बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि आप अगर उससे पहले वाले में देखें तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि भैया वो सर्विस दे सकता है क्या। तो इस चीज को कवर करने के लिए सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 में सेकंड प्रोविजन इंसर्ट किया गया था। तो ये बोलता है कि भैया कंपोजिशन वाला सर्विस दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कितनी दे सकता है, लास्ट ईयर का टर्नओवर का 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो ये उस चीज को कवर अप करने के लिए दिया गया था, ठीक है। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एक तरह से चार्जिंग सेक्शन विथ रेट, मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब करता है कंपोजिशन की। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 ये क्या बोलता है, ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि कंपोजिशन कौन नहीं ले सकता। अगर आप इसकी हेडिंग पढ़ोगे तो ये लिखेगा द रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर सबसेक्शन 1 इफ, दैट मीन्स सब्जेक्ट टू हो गया कि ये अगर आप कंडीशन को ये 3-4-5 चीजें अब अगर आप करते हो तब आप नहीं ले सकते, अदरवाइज आप ले सकते हो। पहला क्या बोलता है, ए पहले था वो हटा दिया गया था, अब नया आ गया, नया आया है सेकंड प्रोविजन को कंपाइल करने के लिए। ये बोलता है कि सेव एज प्रोवाइडेड इन द सबसेक्शन 1 ही इज नॉट इंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विस, कि वो सर्विस में नहीं होना चाहिए। ये ऊपर वाला चलेगा 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। सेकंड, he is not engaged in the making any supply of goods which are not leviable under this act। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज एक्ट के अंडर में टैक्स लगता ही नहीं है वो उस चीज में नहीं होना चाहिए। जस्ट ए मिनट, 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं। हाँ, तो बी ये बोलता है कि एक्ट के अंडर में जिस पे टैक्स लगता ही नहीं है उस धंधे में नहीं होना चाहिए। तो इस एक्ट में एक्सक्लूड किसको किया गया है, इस एक्ट में एक्सक्लूड किया गया है एक तो लिक्कर को, जो सीजीएसटी एक्ट में भी स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि लिक्कर पे जीएसटी नहीं लगेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट का है, उस पे वैट लगेगा। तो अगर कोई वाइन की दुकान है किसी की, तो वो कंपोजिशन में नहीं जा सकता कि भैया मेरा 1 करोड़ का टर्नओवर है, मैं कंपोजिशन में आना चाहता हूँ, नहीं, आप नहीं आ सकते, क्योंकि स्पेसिफिकली इसको एक्सक्लूड किया गया है बी में। सी,
सी क्या बोलता है, ही इज नॉट इंगेज इन द मेकिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द गुड्स। गवर्नमेंट का लॉजिक क्या था कि जब वो कंपोजिशन स्कीम लाए थे तो उनका ये मानना था कि ये छोटे व्यापारियों के लिए है। तो छोटा अगर कोई व्यापारी है तो वो इंटर स्टेट सप्लाई कैसे कर सकता है? भाई मैं अगर गांव में दुकान करता हूँ तो राजस्थान में, तो मैं दिल्ली थोड़े माल बेच सकता हूँ। तो भैया अगर मैं दिल्ली माल बेचता हूँ इसका मतलब मैं बड़ा व्यापारी हूँ, दैट मीन्स मैं कंपोजिशन में नहीं ले सकता। तो ये रिस्ट्रिक्शन बाकी इसने लगाई है इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द गुड्स, नॉट इनवर्ड। मतलब वो दिल्ली से माल खरीद सकता है बट बेच नहीं सकता। तो कई लोगों को ये मन में कंफ्यूजन रहती है कि भैया कंपोजिशन वाला है तो बाहर से माल खरीद नहीं सकता। तो नहीं, वो खरीद सकता है बट बेच नहीं सकता, क्योंकि एक्ट स्पेसिफिकली बोलता है, देखिए आउटवर्ड सप्लाई नॉट इनवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डी। डी क्या बोलता है, ही इज नॉट इंगेज इन द मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स एट द रेट ऑफ अंडर सेक्शन 52। मतलब जहाँ टीसीएस आपका कटेगा वहां पे आप कंपोजिशन में नहीं जा सकते। टीसीएस कब क्या कैसे कटता है, जो जब हम सेक्शन 52 देखेंगे तब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इसमें तो आप एकदम सिंपल सा समझो कि 52 में अगर उसके किसी का टीसीएस कटता है तो भैया वो कंपोजिशन में नहीं जा सकता, एक्ट स्पेसिफिकली मना करता है। नेक्स्ट, ही इज नॉट ए मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। कुछ एक चीजों पे रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि जो मैन्युफैक्चर है वो नहीं जा सकते। वो चीजें कौन सी है, एक तो तंबाकू और तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट, और दूसरा आइसक्रीम। वो क्यों कैसे हैं जब हम रूल देखेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, या इसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ई ये हो गया। तो ये रिस्ट्रिक्शन कितने पे हुई, ए बी सी डी ई, पांच चीजों पे रिस्ट्रिक्शन है। उसके अलावा हर आदमी कंपोजिशन में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है अगर उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर है तो। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रोविजन 10(1)(10)(2) का क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग the same PAN number issued under Income Tax Act, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under subsection 1 unless all such registered person opt out to tax pay under that subsection। ये एक और आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन है। ये फर्स्ट प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर कोई बंदा कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है तो फिर वो नॉर्मल में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। कहीं कोई भी स्टेट में अगर वो नॉर्मल में आना चाहता है तो पहले उसको कंपोजिशन सरेंडर करना होगा, फिर ये नॉर्मल में वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है, ठीक है। तो कंपोजिशन वाला नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता। एक ऐसे नहीं होता कि एक बिजनेस के लिए आपने कंपोजिशन में लिया है कि साहब मेरा तो व्यापार बहुत छोटा है, फिर आप दूसरा बिजनेस कर रहे हो उसको आप नॉर्मल में ले जा रहे हो आईटीसी बेनिफिट के लिए, नॉट अलाउड। सेक्शन स्पेसिफिकली मना कर रहा है। सब सेक्शन 3 वो क्या बोलता है, द ऑप्शन अवेलेबल बाई रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सब क्लोज 1 सेल लैप्स with effect from the date on which his aggregate turnover during the financial year exceed the limit specified under subsection 1। मतलब जब भी आपका 1.5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो गया उसी दिन से आप सीज हो गए हो, अब आप कंपोजिशन डीलर नहीं रहे हो। आपको खुशी होनी चाहिए, आप अब बड़े आदमी बन गए हो। तो डिपार्टमेंट बोलता है कि भैया आप सारा जीएसटी तुम पे अप्लाई है, इनपुट भी ले आउटपुट भी दे, बुक्स भी रख, मंथली रिटर्न भर, सब कुछ। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, एक टैक्सेबल पर्सन टू हुम द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 अप्लाई, मतलब जिसने कंपोजिशन का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द कंपोजिशन रिसिप्ट ऑफ सच सप्लाई मेड बाय हिम और सेल बी इंटाइटल्ड टू एनी क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। मतलब क्या हुआ कि भैया अगर आप कंपोजिशन में हो तो आपको ना तो कोई आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा और ना जब आप बिल दोगे किसी बंदे को तो आप उस पर टैक्स चार्ज करोगे। ये स्पेसिफिकली मना करता है। ये मना इसलिए करता है कि भैया कंपोजिशन में आप पे फिक्स रेट है, वो आपका सेल्स का परसेंटेज है, एक तरह से आपका प्रॉफिट में से जा रहा है, तो एक्ट ने मना कर दिया क्लियरली। सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, इफ द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट अ टैक्सेबल पर्सन हैज पेड टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 despite not being eligible, such a person shall in addition to the tax paid
may be payable by him under the provision of provision of the act be liable to a penalty and provision of section 73-74 apply for the determination of tax and penalty। अब इस सबसेक्शन 5 को लाने का रीजन क्या हुआ? रीजन ये हुआ कि देखो सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि नाउ विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेरी कंटेंट टू द एक्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरे एक्ट को ओवरराइड कर रहा है सब्जेक्ट टू 9394। तो अब अगर कंपोजिशन डीलर वाला अगर कुछ गड़बड़ करता है तो डिपार्टमेंट उस पर कैसे लगाए पेनल्टी, और तो उसके लिए सेक्शन 5 दिया गया है कि भैया अगर कोई बंदा एलिजिबल है नहीं फिर भी वो कंपोजिशन लेके बैठा है तो डिपार्टमेंट उस पर 73-74 सब लगा सकता है। पहले डिपार्टमेंट को ये बोलना होगा कि भैया देखो तुम्हारा टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, 1.5 करोड़ से ऊपर है, तो अब तू कंपोजिशन के लिए है नहीं, फिर भी तू कंपोजिशन लेके बैठा है, आउटपुट टैक्स दे नहीं रहा, तो भैया आजा आप आओ कभी हवेली पे, 73-74 सब अप्लाई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेस सेक्शन 10 कंपोजिशन का। ये सेक्शन अल्टीमेटली करता क्या है कि ये कुछ आपको ब्रीफ बता देता है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, बाकी रूल है वो चीज़ के इसके बारे में क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको सेक्शन 10 समझ में आ गया होगा कि भैया कंपोजिशन वाला क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। अगर इसको ब्रीफ में अगर मैं करूं, आरसीएम कंपोजिशन वाले पे अप्लाई है, एक्ट बोलता है। सेकंड, कंपोजिशन वाला लिख करके बिजनेस वाला कंपोजिशन में नहीं आ सकता। थर्ड, कंपोजिशन वाला इंटर स्टेट परचेज कर सकता है, सेल्स नहीं कर सकता। फोर्थ, कंपोजिशन वाले को बोला हुआ है कि भैया अगर आपने एक पेन का कंपोजिशन लिया है तो दूसरे वाले पे नॉर्मल पे आप नहीं जा सकते। फिफ्थ, जैसे ही उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर होगा जो मैक्सिमम लिमिट है वो कंपोजिशन से हट जाएगा। 6, वो ना तो उसको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा ना वो कोई बिल पे टैक्स लगाएगा। और 7 और सबसे लास्ट ये बोलता है कि भैया अगर कोई कंपोजिशन में है, कंपोजिशन में गलत तरीके से उसने बेनिफिट लिया है तो डिपार्टमेंट इज ओपन फॉर द टेकिंग नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट हिम इंक्लूडिंग सेक्शन 73 और 74। अब आगे आते हैं हम अपने रूल पे। सीजीएसटी रूल क्या बोलते हैं? ये है सीजीएसटी रूल। सीजीएसटी रूल में जो चैप्टर 2 है वो कंपोजिशन से डील करता है। फर्स्ट रूल 3 इंटीमेशन ऑफ कंपोजिशन लेवी। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि भैया रूल फर्स्ट बोलता है एनी पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन ऑन ए प्रोविजनल बेसिस अंडर सब क्लोज 2 ऑफ सब रूल 1 ऑफ 24, मतलब जिसने अप्लाई किया है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए and who opt to pay tax under section 10 shall electronically file intimation in form GST CMP 04। मतलब मैंने अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, दैट मीन्स क्या हुआ कि मैं भैया आज ही व्यापार किया हूँ स्टार्ट, अब मेरी लिमिट एक्सीड हुई है तो भैया फिर लास्ट ईयर तो मेरी ऑब्वियसली लिमिट कम थी, तो आपको एक ऑप्शन देता है कि आप CMP 01 अब रजिस्ट्रेशन के साथ ही अप्लाई कर सकते हैं कि अप्लाई नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, इंटीमेशन आपको डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना होता है, अप्रूवल नहीं लेना होता, तो आप उसके साथ ही उनको इंटीमेट कर सकते हो कि भैया मैं तो कंपोजिशन में जाना चाहता हूँ, तो ये लो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ CMP 01 भी ड्यूली साइन एंड वेरीफाइड। ये तो ठीक है, ये प्रोसेस पार्ट हो गया। अब ये बताता है नेक्स्ट वाला फर्स्ट प्रोविजन, provided that where the intimation in the form CMP 01 is filed after the appointed day, the registered person shall not collect tax from the appointed day but shall issue bill of supply में after सब day। मतलब जो टैक्स इनवॉइस है वो तो जिस पर GST एप्लीकेबल है नॉर्मल वाला करेगा, ये करेगा बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये हो गया इंटीमेशन ऑफ कंपोजिशन लेवी। रूल 3 सब रूल 1 ये डील करता है जो आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो एज पर सेक्शन 24। सब रूल 2 ये क्या बोलता है? एनी पर्सन हु अप्लाइज फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 8 may give an option to pay under section 10 in the part B of REG 01। REG 01 क्या होता है? एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन, तो उसी में ये डाल सकता है
कि भैया मैं कंपोजिशन में आना चाहता हूँ। सब रूल 3 ये क्या बोलता है, एनी पर्सन हु ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10। यहाँ सेक्शन 10 बार बार आ रहा है। इसका मतलब आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जो आदमी कंपोजिशन में जाना चाहता है, शैल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल टू इंटीमेशन इन CMP 02, ये फलाना ढिमका ये दिया हुआ है, ठीक है, ये देखो ये काम की चीज है। शेल फर्निश द स्टेटमेंट इन द फॉरम GSTR 03 इन अकॉर्डिंग द प्रोविजन ऑफ सब रूल 1 सब रूल 4 ऑफ द रूल 44 विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द कमिंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अभी यह इसमें वापस फिर चेंज होता रहता है, इतना कोई मतलब वाली बात नहीं है, फिर आगे भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सब रूल 4 क्या बोलता है, सब रूल 4 ये बोलता है कि कोई भैया अगर कंपोजिशन में आना चाहता है तो कंपोजिशन में आने से पहले उसने जो ITC लिया है उसको रिवर्स करना होगा GST CMP 03 से। ठीक है, फिर रूल 4 क्या बोलता है, इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन कब लगेगा, कंपोजिशन तब लगेगा, इफेक्टिव होगा बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आपके 1 अप्रैल 2 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको इंटीमेशन अप्रैल से पहले देनी होती है। अभी कोविड की परिस्थिति की वजह से उसका एक्सटेंशन हो गया, बट जनरल रूल यही था। ठीक है, फिर सेक्शन रूल 5 आता है कंडीशन इन रिस्ट्रिक्शन फॉर द कंपोजिशन लेवी। ये क्या बोलता है कि सेक्शन 10 को में अगर कोई कंपोजिशन में आना चाहता है तो ये कंडीशन उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। ये कंडीशन जो एग्जिस्टिंग अपनी कंडीशन पड़ी थी सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में, उसके अलावा है, क्योंकि रूल में वहाँ पे प्रिस्क्राइब किया हुआ था कि भाई रूल भी कुछ और बोल सकते हैं। तो रूल क्या बोलते हैं, रूल ये बोलते हैं ही इज नाइदर ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, CTP NRI को नहीं आ सकता कंपोजिशन में। बी क्या बोलता है, द गुड सेल्ड ऑन द डे इन द स्टॉक बाय हिम ऑन द अपॉइंटेड डे हैव नॉट बीन परचेज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट परचेज फ्रॉम ए पैलेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं है। द गुड सेल्ड स्टॉक परचेज, ठीक है, ही शैल पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 934। ये देखो ये भी बोलता है, जो मैंने पहले बोला था ना आपको कि भैया सेक्शन 10 सबसेक्शन में जो चार्जिंग सेक्शन है वो बोलता है कि सब्जेक्ट टू द RCM है। ये रूल का रूल 5 क्लॉज D भी यही बोलता है। देखो ये क्या बोलता है, ही शैल पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 3 और 4 ऑफ द सेक्शन 9 जो RCM में डील करता है ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ठीक है, तो मतलब RCM लगेगा कंपोजिशन पे, क्लियर। नेक्स्ट, नोटिफाइड गुड्स में डील नहीं करता, ये अपन आगे देखेंगे क्या होते हैं नोटिफाइड गुड्स। नोटिफाइड गुड्स मतलब सेक्शन 2(2)(e) ये हो गया। फिर F क्या बोलता है कि ये अपना जो बिल ऑफ सप्लाई है उस पर लिखेगा कि भैया मैं कंपोजिशन दिला रहा हूँ, ताकि सामने वाला को पहले ही पता चल जाए कि इससे अगर हमने माल खरीदा है तो हमें ITC नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मतलब एक तरह से जो बायर है उसकी सेफ्टी के लिए किया गया है कि भैया कल को ऐसा ना हो कि मैं एक दुकान पे गया, मैंने माल खरीदा, अगर वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स ऑफ सप्लाई नहीं लिखा, मेरे से टैक्स ले लिया, फिर मैं ढूंढता रहूँगा कि भैया मेरा 2A में आया नहीं ITC, तो भैया ये चीज़ को दिक्कत ना हो इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इसलिए ये क्लोज F इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर G क्या बोलेगा, G बोलता है कि भैया वो दुकान में नोटिस बोर्ड पे सब जगह लिखेगा कि भैया मैं कंपोजिशन हूँ, ताकि ये F और G डालने का मतलब ये हुआ कि कोई एक नया आदमी आता है किसी आदमी से माल खरीदने जो सेलर कंपोजिशन है, तो उसको एक प्राइम फेसी पता चल जाए। आप गए होंगे रेस्टोरेंट, वहाँ पे बहुत जगह लिखा होता है कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन, वो इस वजह से लिखा होता है कि भैया ये रूल है, अगर आप रूल को वायलेशन करोगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी। फिर ये सब रूल 2 क्या बोलता है, द रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 may not file a fresh intimation every year and he may continue to pay tax under subsection subject to the provision of act and these rule। अब ये प्रैक्टिकली तो बोलते हैं कि आपको नहीं करनी, बट ओरली तो बोला, लॉ में तो बोला गया कि नहीं करनी, बट करनी पड़ती है, आपको इंटीमेशन तो देनी पड़ेगी। वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन लेवी कब क्या होगी इससे रिलेटेड है,
इतने अपने मतलब ओरली के लिए इतना ज़्यादा काम का नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, रेट ऑफ टैक्स ऑफ द कंपोजिशन लेवी। सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 आपको बताता है मैक्सिमम लिमिट, रूल 7 बताता है कि आप पे क्या रेट लगेगी। तो रूल क्या बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को। ये रूल बोलता है द कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब हु हैज ऑप्टेड द कंपोजिशन स्कीम एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन लेवी अंडर सबसेक्शन 10 एंड प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब सब चैप्टर 2 जो रूल कंपोजिशन से डील करता है, स्पेसिफाइड इन द कॉलम बी 2 ऑफ द टेबल बिलो, सेल पर टैक्स अंडर सबसेक्शन 10 एट द रेट स्पेसिफाइड इन द कॉलम 3। सबसे पहला सबसेक्शन 1 और 2, मैन्युफैक्चर अदर देन मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, छोड़ दो उनको। नॉर्मली आधा परसेंट CGST के हिसाब से, मतलब टोटल 1%, आधा परसेंट CGST, आधा परसेंट SGST। फिर सप्लायर मेकिंग सप्लाई रेफर टू इन सब क्लोज बी, मतलब रेस्टोरेंट, ये कितना देंगे 2.5%, 2.5 + 2.5 मतलब 5%। फिर एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन, मतलब एक बंदा जो ट्रेडर है वो कंपोजिशन में आना चाहता है तो उस पर क्या लगेगा 0.5%, मतलब 1%, 1/2 + 1/2 1%। फिर सबसे लास्ट 10(2)A, जो सप्लायर को जो कंपोजिशन में सर्विस सेक्टर को लेके आए थे उस पर क्या लगेगा, ये क्या बोलता है, रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल अंडर द स्कीम कंपोजिशन लेवी ऑप्ट आउट टैक्स, ये 3%, मतलब 6%। तो सर्विस सेक्टर पर 6% कंपोजिशन में। अब आप सोचोगे कि भैया बाकी जगह 1% है, यहाँ पे 6% क्यों किया, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि भैया इन द केस ऑफ गुड्स मार्जिन बहुत कम होता है, ठीक है, इन द केस ऑफ सर्विस मार्जिन ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लिया है। क्योंकि गुड्स में क्या होगा कि वो परचेज करेगा, उस पर ITC लगाया, जो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो भैया उसके भी तो कॉस्ट बढ़ रही है ना, तो इसलिए उस पर कम रेट है। सर्विस के केस में क्या होता है कि इनपुट सर्विस बहुत कम होती है। आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी इनपुट सर्विस क्या है, कुछ भी नहीं है, आर्टिकल है, स्टाफ है, बस, बाकी तो दिमाग का काम है। तो भैया उसका मार्जिन ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट बोली भैया हमें भी ज़्यादा दो, तो यहाँ पे 3 + 3 6% लगाया हुआ है। तो ये हो गया अपना रूल 7, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो इसको हमेशा। नेक्स्ट अपन चलते हैं नोटिफिकेशन पे, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन ढूंढते हैं, कहाँ डाल दिया, खोलते हैं उसको। नहीं मिल रहा, क्या करें। नहीं मिल रहा, ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। कुछ बस हो रहा है। एक मैंने टेबल बनाई है, आई होप कि आपको काम आएगी। उसमें मैंने क्या क्लियर किया है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, इन सब का एक ब्रीफली बनाया है।
ये देखो नोटिफिकेशन क्या क्या आए हुए हैं इससे रिलेटेड। ये देखिए इसका सबसे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन 14/2019 का है। ये क्या किया था 8/2017 जो बेस नोटिफिकेशन का उसको सप्रोसीड कर दिया गया था। तो इसके हिसाब से आज की डेट में अपने कंपोजिशन अप्लाई है। फिर कंपोजिशन से रिलेटेड सर्कुलर क्या आए हुए हैं अपन देख लेते हैं। नहीं, कोई सर्कुलर नहीं आया हुआ। CGST रेट में ये कंपोजिशन के रूल है 3, 4, 5, 6, 7, ये अलग अलग चीज़ों से डील करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कंपोजिशन से रिलेटेड सारे प्रोविजन। मैंने ब्रीफली किए हैं बट आई थिंक कि जो अपने प्रैक्टिकली यूज वाले हैं वो सारे यही है कंपोजिशन में। तो प्लीज़ इस वीडियो के बारे में फीडबैक ज़रूर देना। चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना मेरा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी सारे मिल जाए। फर्दर अगला हम जो चैप्टर करेंगे वो करेंगे RCM पे। तो RCM बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो आई होप कि आप लोग सब ज्वाइन करोगे। इस वीडियो के बारे में भी अपने सारे फीडबैक मेरे से शेयर करना। थैंक यू।